अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन पर। पाकिस्तान के शहरी इलाके में पहला ड्रोन हमला, हक्कानी नेटवर्क के 3 अरकान जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा से नेटो सप्लाई नहीं गुजरने देंगे इमरान खान। जनरल परवेज मुशर्रफ की कानूनी टीम भी मैदान में आ गई। खुसूसी अदालत की तश्कील को चैलेंज करने की तैयारियां। लापता बलोचों के लवाहिकीन का काफिला 700 किलोमीटर पैदल चलकर कराची पहुंच गया। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहली खबर के एक और ड्रोन हमला हुआ पाकिस्तान पे, और ये पहला ड्रोन हमला है जो पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में शामी साहब किया गया। जिला हंगू की तहसील टल का एक मदरसा था जो निशाना बना। हाँ, उसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 5 अफराद जो हैं वो निशाना बने हैं। बिल्कुल। उनमें 3 अफगान थे जी, 3 अफगान थे और 2 पाकिस्तानी। बिल्कुल। और अफगान जो हैं वो जो हक्कानी नेटवर्क है उसके अहम अफराद बताए जाते हैं जी। अभी तक की इतलात ये हैं। बिल्कुल। पहले तो ये मालूम हुआ था कि खासे तालिब इल्म जो है वो भी निशाना बने और ज़ख्मी हुए हैं। बिल्कुल। तो अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। हमारे साथ समीन जान, हमारे रिपोर्टर जो है गए थे टल में, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम समीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी समीन, बताइएगा आज आपने क्या देखा वहां पर? क्या बच्चे भी, जैसे शामी साहब भी बात कर रहे थे कि कुछ बच्चों की जख्मी होने की भी इतलात है? नहीं हबीब अकरम साहब, इस टल में जो मफ्ताहुल कुरान मदरसा है वो फाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से लाशुदा है, जिसमें कोई बच्चे जख्मी नहीं हुए, बल्कि उसी कमरे को टारगेट बनाया गया जिसमें 3 मेहमान थे जो अफगानिस्तान से होकर आए थे, और एक यहाँ का आलिम था और एक हाफिज था जिस कमरे में ठहरे हुए थे। और सुबह के वक्त इसी कमरे पर 3 मिसाइल दागे गए थे। 4 अफराद मौके पर शहीद हुए थे और एक जो है ना वो बाद में जख्मों की साथ नाला कर जाबाग हो गया था। तो क्या साथ ही इसके मुतासिल कमरा था जिसमें से 15 बच्चे जो छोटे छोटे 12 साल 11 साल तकरीबन उनकी ये उम्रें थी, वो इसी कमरे में सोए हुए थे। वो बच्चे जो है ना बाहिफाजत उसी कमरे से निकल के बाहर सहन में आए थे, बस ये ड्रोन हमला हुआ था। उनमें से किसी बच्चे को कोई खराश वराश नहीं है। यानी सिर्फ एक कमरा जो है निशाना बना है। बिल्कुल, सिर्फ एक ही निशान साहब, सिर्फ एक ही कमरे को निशाना बनाया गया है। किसी और मदरसे की किसी और जगह को निशाना नहीं बनाया गया है। तो ये जो अफगान वहां ठहरे हुए थे, इनकी कोई शनाख्त हुई है? ये कौन थे? शामी साहब, इसकी कोई शनाख्त नहीं, क्योंकि वो नाकाबिले शनाख्त थे। जो एक जख्मी जो शदीद जख्मी हुआ था वो हाफिज था, इसी मदरसे का मोहतमिम था। उसकी सिर्फ शनाख्त हुई, ताम जो और चार बंदे थे उनकी शनाख्त बिल्कुल नहीं। और तो वो उनको जो है ना वो अपने इलाकों को, अपने आबाई इलाकों को वो मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये जो हाफिज थे ये होश में हैं या बातचीत कर सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल, क्योंकि शदीद जख्मी था। इन्हें जब हांगू डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो रास्ते में ये दम तोड़ गया था उस वक्त। नहीं, आप कह रहे हैं एक आदमी शदीद जख्मी हुआ है, वो भी दम तोड़ गया? यही बंदा था जो दम तोड़ गया था, 5वां बंदा था। अच्छा। तो फिर मगर ये खबरें आ रही हैं कि वो हक्कानी नेटवर्क से उनका ताल्लुक था, जो मेहमान थे। ये खबरें आ रही है, ताम वहाँ पे हमने कोई इस तरह ये भी खबरें आ रही कि तालिबान फिर आए और वहाँ पे पूरे जो मदरसा था उसको घेरे में ले, मगर वहाँ पे हमने कुछ इस तरह के
रद्द-ए-अमल नहीं देगा। उसी मदरसे के तालिब इल्म थे, उसी मदरसे के मोहतमिम थे, वहीं पे मौजूद थे सारे अहले इलाका। अलबत्ता जो रिहायशी इलाके, क्योंकि जिस जगह पे ये ड्रोन हमला हुआ है वो चावनी का एरिया है, तो वो चावनी का लोगों में क्या और लोगों का ये रद्द-ए-अमल था कि अब कबायली और नीम कबायली इलाकों से हट के अब बंदोबस्ती इलाकों में ड्रोन हमले शुरू हो गया। और वो कह रहे कि हमारी जानें जो है ना अब महफूज नहीं रही यहाँ पे। तो कह रहे कि ऐसी खारजा पॉलिसी होनी चाहिए कि ताकि हम लोग, हमारी जानें बच सके अमेरिकी ड्रोन हमलों से। ठीक जी, बहुत शुक्रिया समीन आपका। शामी साहब, आज मुझे आपकी बहुत सारी जो पड़ी हुई डांट है, मुझे आज उसकी समझ आई। एक वो ये कि किस तरह ट्रू रिपोर्टिंग होती है। इब्तदाई रिपोर्टिंग में बच्चे, और उसके बाद हमने कहा सुना जी तालिबान, ये सारी चीज़ें आज मीडिया पे रिपोर्ट हुई हैं और इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, क्योंकि अंदाजे से जी रिपोर्टिंग होती है। बहुत सी फिर खुद भी खलापुर कर लेते हैं। हाँ, अब ये जब सुना कि मदरसे पर हमला हुआ है, हाँ, तो सोचा कि वहां तो बच्चे होंगे, बिल्कुल, और जाहिर है बच्चे निशाना भी बने होंगे, उनमें कुछ हलाक भी होंगे, जख्मी भी होंगे। तो अब स्टोरी उस तरह बननी शुरू हो गई। बिल्कुल। और ये टेबल स्टोरीज हैं जो सर्कुलेट होती हैं। किसी जगह जब वारदात होती है तो हलाक शुदगान की तादाद कैसे बताई जाती है, फिर कैसे सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू होता है। अब देखिए रावलपिंडी में जो कुछ हुआ, अब सोशल मीडिया आपकी तस्दीक ही नहीं कर सकते कि ये तस्वीर कहाँ की है, ये खबर कहाँ की है। तो बहरहाल यहाँ जो 5 आदमी निशाना बने हैं वो भी एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। और दूसरी बात यह है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ट्राइबल एरियाज से आगे आ गया है ड्रोन। अब ये जो इलाका है ये सूबा खैबर पीके जो है उसकी बराह रास्त हदूद में है जी। फाटा एरिया तो उसकी हदूद में नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और उसी के इंतज़ाम में है। अच्छा, अब जाहिर है कि इसके ऊपर गम गुस्सा तो पूरी पाकिस्तानी कौम में होगा, पहले ही बहुत है। और अगर आप देखें, लीगली देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, बैन अल-क़वामी कानून के मुताबिक देखें या पाकिस्तानी कानून के मुताबिक देखें, किसी यानी गैर मुल्क को यह हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठे हुए किसी शख्स को निशाना बना दे। शम्स साहब, कबायली इलाके में होने वाला हमला या सेटल्ड एरिया में होने वाला हमला, आप इसमें कोई फंडामेंटली डिफरेंस देखते हैं? नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सवाए इसके कि हम ये जो हमारा कबायली इलाका है वो दुश्वार गुजार है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। वहाँ अगर कोई शख्स आ जाए जो अमेरिका को मतलूब हो तो उसकी तलाश आसान नहीं है, और उसके बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते कि वहाँ मौजूद है कि नहीं है जी। लेकिन जब खैबर पीके में आएगा और सेटल्ड एरियाज में आएगा, तो क्वाड के करीब इलाका है, बिल्कुल, और फौजी मस्तकर भी मेरा उससे यानी करीब ही है जी, बिल्कुल। तो अब यहाँ जो शख्स आएगा तो सोचा यह जाता है और समझा यह जाता है कि उस शख्स का सुराग लगाना आसान होगा, उसकी पहचान आसान होगी, पता होगा ये कौन शख्स निशाना बना है। देखिए, और ये जो अब ये जो ड्रोन है ना, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली और सेंटिमेंटली, आप पाकिस्तान कौम जो है उसके सेंटिमेंट इस बात की इजाजत नहीं देते। बिल्कुल, ये एक जारहियत है जी। शम्स साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसी मौजू पे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी ड्रोन अटैक के हवाले से, और शम्स साहब आप बता रहे थे कि जारहियत तो है और एक ही सूरत है, कबायली इलाका हो या देखिए कबायली इलाका हो, कबायली इलाका भी हमारा इलाका है और सेटल्ड एरिया है तो वो भी हमारा इलाका है। सिर्फ ये है कि वो वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, ये सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, ठीक है, और तो कोई फ़र्क नहीं है। यानी आप पाकिस्तानी, इसी का रंग काला हो तो वो भी पाकिस्तानी है, गोरा हो तो भी पाकिस्तानी है, पहाड़ पर रहे तो भी पाकिस्तानी है, और अगर ज़मीन पर रहे तो भी पाकिस्तानी है, ठीक है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है कबायली इलाके में और यह जो इलाका है जहाँ हमला हुआ हंगू का, जी, सब हमारा हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है। लेकिन इस पे जो रिएक्शन है वो जरा डिफरेंट आ रहा है। नहीं, रिएक्शन सूबाई हुकूमत की तरफ से आ रहा है क्योंकि उनका बराह रास्त जिम्मेदारी है उनकी। देखिए, बात यह है कि इसमें जज्बाती तौर पर भी और कानूनी तौर पर तो जाहिर है पूरी पाकिस्तानी कौम एक है, ठीक है, और उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात इसमें सिर्फ ये देखिए कि जो अफगान बाशिंदे निशाना बने हैं
इसका मतलब है ड्रोन उनका ताकुब करता हुआ आ रहा था। ठीक, बिल्कुल। तो कुछ एहतियात भी करनी होगी हमारे लोगों को अपने मेहमानों के मामले में। ठीक, कि ऐसे मेहमान तो उनके पास नहीं आ रहे जिसने किसी दूसरे ने उस पर सिर्फ जाल लगाया हुआ है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप वो उसको हमला करने का हक हासिल हो गया। हमारे घर में मेहमान आया है, किसी को कोई तकलीफ है, उससे कोई शिकायत है, उसका कोई तो बताए। बिल्कुल ठीक है। तो और या उसको अपने घर में रोक ले। ठीक, अगर अफगानिस्तान से कुछ चल के यहां आता है हाँ, तो अफगानिस्तान से आया है ना, तो भाई वहां रोक ले। अब अपनी सरहद पर वहां ड्रोन चलाए, उसके ऊपर जो चलाना है। ठीक है। हमारी सरहद पे क्यों आ रहे हैं आप? लेकिन सरहद से गुजर के अंदर और आजाद इलाका क्रॉस करते हुए शहरी इलाके में आ जाए तो ये है मसला। और इससे पाकिस्तानी कौम जो है उसमें एक झुंझलाहट पैदा हो रही है और अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनमें तनाव आ रहा है शदीद। ठीक, अगरचे कि हम जाहिर है कि अब हमारे अपने एक हदूद है, हदूद व क़यूद है, हमने उसमें रिएक्ट करना है जी। और अमेरिका जो है उसकी अपनी एक दुनिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक का आदमी जो भी एक पहलवान है तो उसके मुकाबले में आप अगर मैं पहलवान नहीं हूं तो मैं उसको सजदा करना शुरू कर दूं। ऑफ कोर्स नहीं। एक आदमी का 6 फुट कद है तो 4 फुट वाला उसको खुदा मान ले। ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन शामी साहब इस पे रिएक्शन जो है वो आज इमरान खान साहब ने भी दिया और इमरान खान साहब का रिएक्शन भी देख लें कि वो उन्होंने अगरचे बात वो जलसे की तैयारी भी है उनकी जो नेटो सप्लाई बंद करना चाहते हैं। हाँ। तो उस हवाले से जो उन्होंने रिएक्शन आज के हवाले से दिया है वो भी जरा दिखाएं जी। आज इमरान खान साहब क्या कहते हैं इस बारे में। पख्तूनख्वा के अंदर ड्रोन अटैक हुआ है, हंगू में ड्रोन अटैक हुआ, ये कबायली इलाके में नहीं हुआ। एक तरफ सरताज अजीज साहब बयान देते हैं कि जी अमेरिकनों से हमारे से वादा किया है कि कोई ड्रोन अटैक नहीं होगा जब तक पीस प्रोसेस होगा, और ये उस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने जवाब दिया है। यानी वो इनको जूते की नोक पे रखते हैं, उनको इनकी कोई फिक्र नहीं है। उन्हें पता है कि इन्होंने भी बाकी हुकूमतों की तरह ऊपर से मुज़ब्बतें करनी है और अंदर से उनको इजाज़त दी हुई है। अब ये वाज़ेह हो गया है कि यहाँ दोगली पॉलिसी चल रही है। अमेरिकनों को कुछ कहते हैं, अपनी अवाम को कुछ कह रहे हैं। ये विकेट की दोनों तरफ खेलने की अब ख़त्म करें बात, फैसला करें आपने अब क्या करना है। पेशावर के अंदर रिंग रोड के ऊपर इंशाल्लाह हम तारीखी आपको जलसा करके दिखाएंगे और उसके बाद नेटो का सप्लाई बंद करेंगे। हम पख्तूनख्वा से हम नेटो के सप्लाई को उसके बाद नहीं जाने देंगे। जी शामी साहब। नहीं, इमरान खान ने यह भी कहा है कि पहले तो ये मामला था तहरीक इंसाफ का, अब तो क्योंकि उन पर हमला हो गया है तो इसलिए ये उनकी हुकूमत का मामला भी हो गया और काबीना का इजलास बुलाया गया है ताकि वो इसमें फैसला करे। बात तो इमरान की दुरुस्त है कि काबीना भी आप जाहिर है उसका भी कंसर्न हो गया इससे, लेकिन मुश्किल ये है कोई आज़ादी का ऐलान तो नहीं करना उसके बाद पख्तूनख्वा ने। नहीं, बिल्कुल नहीं। या अपनी कोई फौज नहीं बनानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपनी खारजा पॉलिसी भी नहीं चलानी। ठीक है, बिल्कुल नहीं। दस्तूर के दायरे में रह के जो उसका दायरा इख्तियार है हाँ, उसमें उसने एक्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। और जो चीजें उसके इख्तियार में नहीं है वो उनसे बात करनी है जिनके इख्तियार में है। ठीक है। तो वफाकी हुकूमत जो है और सूबाई हुकूमत को मिलकर गौर करना होगा कि क्या नया अमल बनाया जाए। ठीक, ये बात दुरुस्त है कि सरताज अजीज साहब ने कल कहा सेनेट कमेटी में कि अमेरिका ने यकीन दिलाया है कि जब मुज़ाकरात होंगे तो उस वक्त अटैक नहीं करेंगे हम। और हमारे रऊफ कलासरा साहब उसमें मौजूद थे, उन्होंने जो इसकी ताबीर की है या जो उन्होंने समझा है वो ये है कि जब मुज़ाकरात शुरू होंगे, ठीक, क्योंकि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए हाँ, इसलिए अमेरिका अपने आप को पाबंद नहीं समझ रहा। ठीक है। रऊफ कलासरा साहब की तौज़ीह इसकी ये है। और क्योंकि वो मौके पे मौजूद थे और मैंने भी जो रिपोर्टिंग पढ़ी है यानी मुख्तलिफ अखबारात में डॉन की रिपोर्ट मैंने देखी है उसमें मैं इसी नतीजे पे पहुंचते हैं आप। यानी गोया अमेरिका अपनी यकीन दहानी के खिलाफ नहीं गया। नहीं, अब मैं देखिए अमेरिका जो यकीन दहानी उन्होंने कराई है हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अमेरिका खिलाफ गया है या नहीं गया है ये सरताज अजीज साहब को पता होगा, हम कोई अमेरिका के वकील नहीं। बिल्कुल ठीक। बात यह है कि सरताज अजीज साहब ने जो बात कही वो ये, अब
ये ड्रोन हमले जो हैं, जब हमारे तालिबान दोस्त हैं उनसे हम कहते थे कि भाई आप ये जंग बंदी होनी चाहिए, और जब सनाउल्लाह नियाजी की हलाकत हुई, शहादत हुई हमारे मेजर जनरल साहब की, तो उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ जंगबंदी हुई नहीं थी, और उसके बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कई हमले तालिबान की तरफ से हुए, उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ, और जब एहतजाज हुआ उन्होंने कहा अभी तो कोई जंगबंदी ही नहीं हुई, और जंगबंदी होगी तो फिर देखेंगे। ठीक है। तो एक तरफ उनका ये मौकफ है और दूसरी तरफ उनका भी यही मौकफ है। ठीक। तो जब जंगबंदी कर ली जाए और मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, तो तकाजा तो यही है कि भाई जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तालिबान के लिए भी ये मुनासिब बात है कि वो मुज़ाकरात पर इत्तफाक कर लें, उनका ऐलान हो जाए, ताकि ये ड्रोन हमले से कम से कम वक्ती तौर पर ही सही कोई निजात तो मिले। बिल्कुल। तो शाम साहब, जो दोगली पॉलिसी, जो ड्यूअल पॉलिसी है, देखिए पहली बात तो उसकी जो बात करें खान साहब, कि ये जो नवाज शरीफ साहब है, ये बात तो कहना बहुत मुश्किल है कि इनकी भी वही पॉलिसी है जो इनसे पहले वालों की थी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर पहले वाले कुछ कर चुके हैं तो उनसे यह तवक्को रखनी कि वो 1 मिनट में वो कागज फाड़ के फेंक दे, ये भी एक मुश्किल बात है। ठीक है, यानी अगर वो पॉलिसी थी भी तो चेंज होना टाइम लगेगा। चेंज में तो फिर आपको एक वक्त लगेगा ना। ठीक है। वक्त भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी और मुश्किल भी होगी, और आप देखेंगे कि हमारी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, उससे यह कमी हो रही है। ठीक। तो आज खैबर पीके की गवर्नमेंट अगर अपने तौर पर ड्रोन हमले बंद कराना चाहती है, नेटो सप्लाई बंद कराना चाहती है और अपने तय फैसले करना चाहती है, तो फिर अपने फैसले कर ले। अच्छा। अगर कल को कोई और ड्रोन होगा तो फिर हम तो बरी जुमा हो गई वफाकी हुकूमत, तो फिर उससे। ठीक। तो आप, इसका मतलब यह है आप अपनी हदूद से निकल रहे हैं। जो काम आप जज्बात में आकर एक ऐसा रद्द अमल दे रहे हैं जो मतलूब नहीं है। यानी आप ये हम आपके अगर घर में इमरान खान साहब के घर में चोर आ जाए तो वो उसको पकड़ के अपनी घर में जेल बना के उसको कैद कर देंगे वहां, नहीं ऑब्वियसली पुलिस या पुलिस के हवाले करेंगे। तो भाई कानून के और दस्तूर के दायरे में काम कीजिए। एक मुश्किल को खत्म करने के लिए दूसरी मुश्किल पैदा न कीजिए। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी इमरान खान साहब के इनिशिएटिव की, जो वो 23 तारीख को लेने जा रहे हैं। अब शाम साहब, हर शख्स को हक हासिल है कि जो चाहे सियासत करे, ठीक, लेकिन एक बात याद रखें कि पाकिस्तान ना तो जमान पार्क में बना है, ना इत्तेफाक फाउंड्री में बना था, ठीक, ना कहीं लाड़काने में बनाया गया है। अच्छा, कि ये जो चाहे पाकिस्तान के साथ कर ले। पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारे आबा अजदाद ने बनाया है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। लाखों अफराद की कुर्बानियां देके और इज्जतें कुर्बान करके, माल और जायदाद और दुनिया की अजीम हिजरत करके इसके साथ खेलने की इजाजत हम नहीं दे सकते। ठीक, यह सियासत ऐसी जो इस मुल्क के टुकड़े करे, उसकी इजाजत नहीं दे सकते। ये इंसान बने, बल्कि इंसान के बच्चे बने और बैठे मिलके और मुश्तरका लाएअमल बनाए और देखें कि मुकाबला कैसे करना है। वो कह रहे हैं एपीसी में हम बैठे थे, जहां बैठे हम, इस ताल्लुक इसका मामला यहीं बैठ के हल, यहीं बैठ के तय करें, और ये हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। और ये जब कौन सूरमा है ऐसा, कौन है रुस्तम जमान वो जाके अमेरिका पे हमला कर दे? बात यह है, अमेरिका को अगर हमने अपने आप को सबक सिखाना है या अमेरिका को सिखाना है, हमें वो काम करना होगा जो हम करें भी और उसको आंच भी महसूस हो उसकी। ठीक, हमें वो काम नहीं करना होगा कि आग हमारे घर में लग जाए और उसको कोई दूसरे को फर्क ना पड़े। बिल्कुल, अपने घर को आग लगाकर तमाशा नहीं देखा जा सकता, ना इसकी इजाजत दी जा सकती है। और जो हमारे लीडर हजरात हैं, ये कान खोल के सुन ले, खा इस्लामाबाद में हो, खा पेशावर में हो, खा कराची में हो। ठीक। शाम साहब,
अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से। उन्होंने अपनी कानूनी टीम को तैयार किया है और अब इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा, इब्राहिम सत्ती साहब, अहमद रज़ा कसूरी साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। वो बड़ी अच्छी बात है। हमारे जनाब शरीफुद्दीन पीरज़ादा बड़े माशाल्लाह, अब उम्र तो उनकी कोई 90 साल के करीब होनी चाहिए, अच्छा, लेकिन बड़े चौकस वकील हैं, नुक्ता संज है। और भाई पाकिस्तान में जो बहुत कुछ दस्तूर में दिया है वो उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, ये पीसीओ जो है हाँ, वो इजाद ही इन्होंने किया। अच्छा, ये देखे कि जजों से नजात कैसे हासिल की जाए। ज़ियाउल हक के दौर में उन्होंने नुस्खा बनाया पीसीओ का। ठीक, हुक्म ये जारी हुआ कि आप हलफ उठाइए इसके तहत, हाँ, या तो हलफ अगर नहीं उठाएंगे तो आप खत्म हो, जज नहीं रहेंगे। और अगर आप से हलफ नहीं लिया जाएगा तब भी आप जज नहीं रहेंगे। हुआ इस तरह से दर्जनों जज जो है वो निकाल दिए गए आला अदालत से। उसके बाद यही नुस्खा जो है परवेज मुशर्रफ ने आजमाया, अच्छा, 2 दफा, ठीक, और 3 बार पाकिस्तान की आला जो अदालतें हैं उनके अंदर रहने वाले बसने वाले बाज़मीर जज थे, उनको एक लिहाज से मैं कहूंगा धक्के मारकर निकाल दिया गया। ये धक्के मारकर निकालना है। और यही शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब अब तशरीफ लाते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब का दिफा करने, तो शौक से आए, करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ये अदालत जो है वो, इस अदालत के ऊपर क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है कि जो खुसूसी अदालत बनी। बात यह है हर चंद फलसफे की चुनाव चुनी रही, लेकिन खुदा की बात जहां है वहीं रही। ठीक, ये अदालत है। कोई नुक्ता मैं सबको बयान कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं था चीफ जस्टिस को, उनके जरिए से ये अदालत बनती, तो ये उन्होंने बनाई है, उन्होंने नॉमिनेट किए जज। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हुजूर ये 5 हाई कोर्ट्स हैं, इनमें से 3 जज हमने चुनने हैं, आप चुन लीजिए। अब मुसीबत यह है कि हमारे अहले सियासत जो है ना इनको तारीख का पता है और ना इनको हाल का पता है, ना माजी का पता, मुस्तकबिल का नजर है। ये जब ये कानून बना था ना, और जो 1973 का दस्तूर पहले उससे बना था, उस वक्त पाकिस्तान में 3 हाई कोर्ट्स थी। अच्छा, सूबे तो हमारे 4 थे, अदालतें जो थी 3 थी। ठीक, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, और सिंध हाई कोर्ट जो थी सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट थी वो, अच्छा, और पेशावर हाई कोर्ट। ठीक है। तो उस बाद में फिर बलोचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट को अलग किया गया। ठीक, अब जिस वक्त ये कानून बना है उस वक्त 3 ही अदालतें थी मुल्क में, इसीलिए 3 जजों का इसीलिए जिक्र 3 कर दिया। जजों का नाम आया। ठीक, ठीक, अब हमने तो क्योंकि फैसला कर रखा है कि आंखें बंद करके ही काम करने हैं सारे। अब उसका आसान तरीका यह था कि उसमें तरमीम कर देती है एक्ट में, और हर हाई कोर्ट जो है उससे एक जज ले लिया जाता, तो गोया जजों की तादाद 5 हो और जाती। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी जाती कि आप जनाब एक जज जो हमें दे दीजिए। ठीक, उस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बीच में आते ही ना। अब जब जज आप अदालत, हाई कोर्ट तो हो गई 5 और जज चाहिए 3, तो किसको चिट्ठी लिखे और किसको चिट्ठी न लिखे। ठीक, तो जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं हमारे मुनीर मलिक साहब, वो भी बड़े पाए के वकील हैं। यानी ये जो हमारे परवेज मुशर्रफ साहब के वकील होने जा रहे हैं, उनसे कोई कम दर्जे के वकील नहीं है वो। और फिर उनकी जो जिंदगी में आपको अदलिया बहाली की तारीख में वो पेश रहे, उनका डंका बजता है बीमारी के बावजूद। तो अब उन्होंने कहा भाई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिख दें, बल्कि रजिस्ट्रार को लिखा गया कि आप 3 जज जो है वो नॉमिनेट कर दें। उन्होंने हर हाई कोर्ट को ये चिट्ठी लिखी, ठीक, और उसके बाद 5 नाम आए, हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक नाम भेज दिया। बिल्कुल। तो उन्होंने वो भेज दिए हुकूमत को कि लीजिए आप इसमें से इंतखाब कर लीजिए। तो चीफ जस्टिस का काम तो इस मामले में एक डाकखाने का था। अच्छा, उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। और ये जो मुकदमा है ना, देखिए इसमें लिखा हुआ एक्ट जो है ना हमारा 76 का, जिसमें अमेंडमेंट के बाद जी जी, उन लिखा हुआ है कि इसमें कोई नुक्ते पैदा करके और शोशे उठाकर
ये अदालत की कार्रवाई को अफेक्ट नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, ये वकीलों की ये भी बड़ी महारत होती है, ठीक। वो ब्रेक लगाने के बादशाह होते हैं। एक आपने बात की, उसमें उन्होंने दरखास्त दे दी, उस पर बहस शुरू हो गई, एक अदालत ने फैसला कर दिया, उसके बाद उसके खिलाफ अपील कर दिया आपने। अब ये जो कहते थे ना हमारे इत्तेदाद अहसन साहब जी, कि हमने तो जरदारी साहब का कोई फैसला नहीं हो सका मुकदमे का, या बेनजीर भुट्टो साहब का या और किसी का। आप जरा उसको कभी पढ़िए फाइलों को। अच्छा, और ये वकीलों के, ये वकील इस काम की महारत रखते हैं। हमारे एक वकील होते थे, अब भी माशाल्लाह, हकम कुरैशी साहब। अच्छा, वो मुकदमे लड़ते थे ये रेंट के। ठीक। तो ऐसे वो भी, उनकी भी अपनी बड़ी शोहरत थी कि मुकदमे को खींचने में कमाल हासिल था उनको। तो वकील जो हैं, बड़े बड़े वकील नामी गरामी, वो ये कहते हैं हजूर, कोई कहता है 5 साल तो मुकदमा चलने नहीं दूंगा, वाह, दूसरा कहता है मैं 10 साल नहीं चलने दूंगा, और फीस उसके मुताबिक तय हो जाती है। ठीक है। बल्कि मेरा ख्याल माहाना या सालाना ही मिलती है। अब तरीका उसका क्या है, आप लोअर कोर्ट में सेकंड जज में पेश हुए, आपने कहा जी कि अच्छा जी वकील साहब तो हाई कोर्ट में, अच्छा जी अब वो इंतजार कर रहे हैं, ठीक। वक्त गुजर गया। हाँ। फिर आप वो हाई कोर्ट में हो या ना हो, ठीक। अच्छा उसके बाद आए बीमार हो गए, उसके बाद आए वो जनाब को और काम पड़ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस तरीके से ये एक टैक्टिक्स है। फिर दरखास्त दे दी, हाई कोर्ट में मुकदमा है, दरखास्त दे दी, ये नुक्ता उठा दिया, वो हाई कोर्ट नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाँ, ठीक। तो उसके बाद वो उसमें बहस शुरू हो गई। शाह साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यही से आगे बढ़ाएंगे और फिर आपके सवालात भी लेने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे के हवाले से। तो शामी साहब, आपने जो तरीक़ेकार बताए हैं डिलेइंग टैक्टिक्स के, वो इस मुकदमे में काम करते नजर आते हैं? कोशिश करेंगे ये वकील। अच्छा, अब देखिए ये अदलिया का भी इम्तिहान है, अदालत का भी जी, और वकीलों की भी आप देखिए महारत है जी बिल्कुल। मगर फिर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। शाम साहब अगली खबर, और ये तो खुद बकरा है। परवेज़ मुशर्रफ से एक और जुड़ा हुआ मसला वो है मिसिंग पीपल, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में। शामी साहब, उनके लवाहिकीन कोयटा से कराची तक पैदल आए। हाँ देखिए, अब ये मिसिंग पर्सनस का मामला भी बड़ा टेढ़ा है। जगह जगह इनकी शिकायत हैं, खैबर पीके में भी, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी। वजूहात सबकी मुख्तलिफ हैं बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत कोशिश तो कर रही है, लेकिन बड़ा टेढ़ा मसला है, इसलिए कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, ठीक है, आपस में लड़ते हुए मारे जाते हैं, बाज़ औक़ात सरहद पार चले जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई उनके अपनी रकाबतें हैं वो निशाना बना लेती, बाज़ औक़ात हमारी एजेंसियां भी ये काम करती। और ये हमारे जो वकील हैं ना ISI के, इरशाद साहब है उनका नाम, इरशाद कियानी साहब, तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बार कहा कि जनाब ये तो राह और मुसाद का काम है जो हमारे नाम लगाया जा रहा है। तो फिर अदालत ने कहा कि जनाब अगर राह और मुसाद का काम है तो उनको रोकना तो आपका काम है ना। बिल्कुल। तो इसमें बहुत तजावज़ात तो हुए हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं। क्योंकि देखें असल में जब लोग मारे जा रहे हों, बसों से निकाल कर सेक्टेरियन किलिंग्स हो रही हो, आप चुन कर लोगों को मार रहे हों, कोई पंजाबियों को मार रहे हों, कोई आपस जो बलूचिस्तान के रहने वाले अपने बलोच हैं वो आपके इख्तलाफ फ़िक्र नज़र की बुनियाद पर उनको मार रहे हो, तो फिर जवाबी हमले भी होते हैं और इन लोगों से इंतकाम भी लिया जाता है बाज़ औक़ात। ठीक है, यानी जिन लोगों को इन्होंने मारा होता है ना, बिल्कुल, वो वो भी इंतकाम लेते हैं, उनके अजीज़ों अक़ारिब भी, वो भी जत्थे बनाते हैं और नाम सारे फिर एजेंसियों के लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एजेंसियों ने कुछ किया नहीं हुआ जी, उनमें भी यकीनन ऐसे अनासर मौजूद है बिल्कुल, जो कि अपने हदूद से तजावुज़ करते हैं। तो बहरहाल अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है, हमारी हुकूमत को भी लगना चाहिए बिल्कुल, और सुराग लगाना चाहिए एक एक बंदे का जी, कि वो किस तरह से उसके साथ सलूक हुआ है, क्या मामला हुआ है और किसकी नज़र हुआ है वो। बिल्कुल। ये तो एक ये काम तो करना है।
शाम साहब ज़रा सवालात की तरफ चलें, और आज बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि SMS भी भरे हुए हैं और फेसबुक पे भी भरे हुए हैं लोग। शामी साहब, ये पहला सवाल बड़ा दिलचस्प है, तारिक साहब ने लिखा है। तारिक साहब कह रहे हैं, शामी साहब एक ये बताइए कि क्या हम दुनिया भर की इंटरनेशनल कम्युनिटी की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हम जो एक्सट्रीमिज़म है और टेररिज्म है उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं? वन, इसको पढ़ के एक सवाल मेरे ज़हन में भी आता है शामी साहब कि जो ड्रोन अटैक हुआ है इतनी प्रिसीजन के साथ हुआ है कि 80 बच्चों को उसने बचाया है और 5 मतलूबा अफराद को उसने हलाक किया है। तो इस टेक्नोलॉजी को रोकने की बजाय हम इसमें हिस्सेदार क्यों नहीं बन जाते? नहीं, तो हमारा मुतालबा रहा है, आपको देखिए परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी हमारा ये मुतालबा रहा है कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो हमें दी जाए जी, ताकि हमें बताया जाए कहाँ निशाना लगाना है, किसी को कौन आदमी चाहिए, हम देखें जो हमारी दस्तरस में नहीं आ रहा हम कार्रवाई करें। भाई हमारा मुल्क है, हमें कार्रवाई का हक हासिल है। पर दूसरी बात ये भी देखें ना कि जब आप देखिए ये जो जंगजू हैं और शिद्दत पसंद है, इनको एक एडवांटेज हो जाता है रियासत पर जी, क्योंकि ये जो चाहे कर सकते हैं, ये खाले खींच सकते हैं लोगों की, ये उनको जनाब कुंद छुरियों से ज़िबा कर सकते हैं, ये उनकी आंखें निकाल सकते हैं, ये लाशों के टुकड़े कर सकते हैं, ये उनकी फिल्में बनाकर लोगों को दिखा सकते हैं, ये सारी ये हरमजदगियां कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन रियासत के हाथ बंधे होते हैं, वो ये करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक, और इसीलिए वो तो कानून और ज़ाब्ते में चलती है। और हमारा मुतालबा इसलिए यही रहा है कि आप ड्रोन हमें हमारे सपोर्ट करें, बिल्कुल, ताकि जो हमसे जंग कर रहे हैं अगर वो काबू नहीं आते, अगर वो बात हमारी नहीं सुनते, तो हम उनको खुद निपट सकते। तो इंटरनेशनल सेटिस्फेक्शन, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये तो सेटिस्फेक्शन, ये तो बड़ा लंबा मामला है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम बैनुल अक़वामी इत्मीनान के मुताबिक मामला कर रहे हैं। हमारी अपनी मजबूरियां हैं ठीक, और उनके अपने दबाव हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक लंबा मौजूद है जिस पर किसी दिन गुफ्तगू होनी चाहिए तफसील से। नजर अब्बास साहब है नारोवाल से हमारे साथ फोन लाइन पे। जी, अस्सलाम वालेकुम नजर अब्बास साहब। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी क्या हाल जनाब, है जी? वालेकुम सब ठीक ठाक है? हाँ जी। सर मुझे तवान के लिए अगवा किया गया। यहाँ पे बदमाश लोग हैं, पहले भी उन्होंने बड़े बंदे अगवा किए हैं, ऐसे काम किए हैं। अच्छा, तो पहले तो पुलिस मेरा पर्चा नहीं काट रही थी। नहीं आप कैसे बाजियाब कैसे हो गए? पैसे लेके आए हैं आप? नहीं जी, पुलिस ने मुझे वहां से जाके तो पुलिस ने बरामद किया था सर। अच्छा, पुलिस ने बरामद किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो पर्चा नहीं दे रहे थे, सियासी दबाव के तहत पर्चा हो गया। तो अब पुलिस ने मुलजम गिरफ्तार करने के लिए बजाय मुझ पे क्रॉस वर्शन कर दिया है। आपको मुलजम, आप ही को मुलजम बना दिया है? जी, मुझे ही मुलजम सर आपको बरामद किया गया और आप ही को मुलजम बना दिया गया। जी, ये है। डीपीओ कौन साहब है आपके? हमारे डीपीओ नारोवाल है, गौहर मुश्ताक भुट्टा साहब। गौहर मुश्ताक भुट्टा साहब अगर सुन रहे हैं तो को खुदा खौफी करें। और ये तो नारोवाल के तो आसन इकबाल साहब भी हमारे हैं, बिल्कुल। तो अगरचे आपके सियासी हरीफ हैं, लेकिन कोई तो खौफ खुदा होना चाहिए। ये भुट्टा साहब को कोई जान नहीं देनी अल्लाह को। इनको नहीं बरामद करके मुलजिम है, हमारे- कोई शख्स खुद को भी अगवा कर सकता है। अब ये फिर वक्त आएगा कि लोग इन लोगों के कान पकड़वाएंगे और क्या क्या करेंगे फिर इनके साथ। KZ मलिक साहब है हमारे साथ फोन लाइन पे। जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब मलिक साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का जी। शामी साहब से, मुजीबुर रहमान साहब से कोई बात करनी है? आप बोल रहा बात हूं, कर रहे हैं जी, आप फरमाएं। बात कर रहे हैं। हाँ, जरा वो फारग हो जाए। मैं बोल आप रहा हूँ बात- जनाब, आप फरमाएं। अच्छा, मुजीबुर रहमान साहब शामी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। KZ मलिक, हाँ कंट्री जी। डायरेक्टर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल वाशिंगटन। अच्छा जी, पाकिस्तान क्वाइट फ्रीक्वेंटली और इंडिया भी मेरा विजिट से रहते हैं। अच्छा जी, जस्ट 3-4 रोज पहले आई वॉज इन इंडिया अच्छा जी, एंड जिम खाना। अच्छा जी, दिल्ली में। एलीट पॉलिटिशियंस एंड टॉप क्लास वहाँ लोग आए हुए थे। ठीक, उन्होंने कहा हम दुनिया रेगुलरली वॉच करते हैं एंड सेम आई केम अक्रॉस पीपल इन बेंगलोर। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान शामी साहब हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हाँ जी, इस दफा जो परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट की बात होती है, एक्स प्रेसिडेंट की, तो अपेरेंटली ऐसे लगता है कि उसके जो अच्छे काम किए हुए थे, फॉर एग्जांपल नादरा, जी, ठीक है, सारी दुनिया अब हमसे मांग रही थी तो हमारे गवर्नमेंट ने नहीं एक्सटेंड की उनके ठीक है,
तो अगर परवेज मुशर्रफ को अगर इन्होंने पकड़ना ही है, व्हाई डोंट दे गो फ्रॉम 1999? अच्छा जी मलिक साहब, दूसरा, मलिक साहब अभी पहला ही होगा बस। जी मलिक साहब, बाकी बातें फिर। आपका बहुत बहुत तो शुक्रिया। मलिक साहब इंडिया से आए हैं जी, और अमेरिका में रहते हैं, बिल्कुल, और कहते हैं वहाँ दुनिया का चर्चा होता है प्रोग्राम का। लेकिन बस बात असल में यह है कि हम जो परवेज मुशर्रफ साहब के अच्छे काम है हम उनकी तारीफ करते हैं, और कभी हमने ये नहीं कहा कि अच्छे काम नहीं किए। लेकिन मैं आपको एक तंबीह भी बता दूं जो फेसबुक पे आई है हमें, वो मुंतहा अरमान साहिबा हैं, ये कह रही हैं जी इमरान खान की आवाज़ को जो मीडिया और आप लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये गलती ना करें। अच्छा नहीं, हमें दबाने की जरूरत ही नहीं है। हमें इमरान खान की हमने तो इमरान खान की आवाज़ ऊंची की है हमेशा, ठीक, मगर बहुत ज्यादा ऊंची आवाज़ जो होती है ना, वो भी कानों के पर्दे बाजों का तो उससे मुतासर हो जाते हैं। तो अब ये मलिक साहब जो कह रहे हैं, देखिए परवेज मुशर्रफ साहब के अच्छे काम अपनी जगह है, उन पे मुकदमा चल रहा है 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी का, और यही आसानी से चलाया जा सकता है। ठीक, और इसी के बारे में उनको उनके खिलाफ वर्डिक्ट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का पहले भी जी, इसलिए आप इसी पर गुजारा कर ले फिलहाल, बाकी बातें फिर होंगी। बिल्कुल, वक्त खत्म हो गया है, हमारा वक्त खत्म बाकी हो गया। फिर आप बाकी इनसे बातें जो हैं, और अगर आप हमें कॉल करना चाहे तो आइंदा मंडे को जरूर कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आइंदा सोमवार तक हम इजाजत चाह रहे हैं अपने नाज़रीन से। आइंदा फिर आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हाजिर होंगे सोमवार इंशाअल्लाह। को फिर मलिक साहब आपकी इस बात जो है ना, इसमें कुछ थोड़ी तफसील बयान करेंगे। जी इजाजत, अल्लाह ने के बाद।